हेलो व्यूअर्स। इस लेक्चर में हम DSM-4 TR से DSM-5 में होने वाले चेंजेस की बात करेंगे और पिछले लेक्चर के आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने DSM-5 के चैप्टर 6 ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स तक देखा था। यहाँ हम चैप्टर 7 से शुरुआत करेंगे। चैप्टर 7 है ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये एक नया चैप्टर बना है DSM-5 में, DSM-4 TR में ये नहीं था। इसके अंतर्गत ये निम्न डिसऑर्डर्स आते हैं: रिएक्टिव अटैचमेंट डिसऑर्डर, डिसइनहिबिटेड सोशल एंगेजमेंट डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो पहले एंजाइटी डिसऑर्डर का हिस्सा था, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के साथ कुछ बदलाव किए गए हैं इसके क्राइटेरिया में। DSM-4 TR में क्राइटेरियन ए को और डिटेल कर दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस में क्या-क्या चीजें शामिल होंगी। यानी ट्रॉमा का क्राइटेरिया और ब्रॉड किया गया है कि ट्रॉमा के अंतर्गत और क्या चीजें आ सकती हैं, जिसके चलते PTSD डायग्नोज होगा। साथ ही DSM-4 में क्राइटेरिया A2 जो था सब्जेक्टिव रिएक्शन का, कि व्यक्ति क्या रिएक्शंस देता है जो ट्रॉमा उसने झेला है उसको लेकर, वो अब क्राइटेरिया सब्जेक्टिव रिएक्शन वाला हटा दिया गया है। DSM-4 में जहां पर लक्षणों के 3 मेन ग्रुप्स या क्लस्टर्स आप कह सकते हैं कि देख सकते थे: री एक्सपीरियंसिंग, यानी जो चीजें हो चुकी हैं, जो ट्रॉमा हुआ है, फिर से उसको महसूस करना; अवॉइडेंस या नंबिंग, उस थॉट को, उससे संबंधित बातचीत को अवॉइड करने की कोशिश करना, या जब ऐसा हो तो बिल्कुल नम पड़ जाना, सुन्न पड़ जाना; और अराउजल मतलब उत्तेजित हो जाना। तो ये 3 मेजर क्लस्टर्स थे लक्षणों के DSM-4 में। अब इनको ही 3 को 4 कर दिया गया है, क्योंकि अवॉइडेंस और नंबिंग को अलग-अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 2 सेपरेट क्लस्टर बना दिए गए हैं। अब जो 4 क्लस्टर्स हैं वो हैं परसिस्टेंट अवॉइडेंस, परसिस्टेंट नेगेटिव ऑल्टरेशंस इन कॉग्निशन एंड मूड, ये दोनों हो गए जो कि अवॉइडेंस और नंबिंग को अलग करके बनाए गए हैं। री एक्सपीरियंसिंग अभी भी वैसा ही है, और अराउजल। तो ये 4 अब सिम्पटम क्लस्टर्स हो गए हैं DSM-5 में। PTSD को डेवलपमेंटली सेंसिटिव किया गया है, यानी जो डायग्नोसिस के लिए थ्रेशहोल्ड बनाए गए थे वो बच्चों के लिए और युवाओं के लिए, एडोलेसेंट्स के लिए कम किए गए हैं। थ्रेशहोल्ड को कम किया गया है ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनमें डायग्नोसिस इजीली हो पाए, बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया नहीं रखा गया है। और जो बच्चे 6 साल के हैं या उससे भी छोटे हैं, उनमें डायग्नोस हो सके उसके लिए कुछ अलग क्राइटेरिया भी ऐड किए गए हैं। एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर जो दूसरा डिसऑर्डर है इस सेक्शन का, इस चैप्टर का, उसमें DSM-4 में पहले रिक्वायरमेंट थी, DSM-4 TR में, कि डिसोसिएटिव सिम्टम्स भी मौजूद होने चाहिए। ये रिक्वायरमेंट, ये क्राइटेरिया हटा दिया गया है। डिसोसिएटिव सिम्टम्स की जरूरत अब नहीं है एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए। इसी तरह एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो दूसरा एक डायग्नोसिस है इस चैप्टर के अंतर्गत, उसमें पहले क्राइटेरिया हुआ करता था कि डिस्ट्रेस एंड और इम्पेयरमेंट, यानी व्यक्ति में डिस्ट्रेस दिखे और इम्पेयरमेंट दिखे, या सिर्फ डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट दिखे। एंड और वाला रिलेशन था, अब एंड वाला हटा दिया गया, सिर्फ और, यानी दोनों में से कोई भी एक मिलेगा तो डायग्नोसिस होगी। सिर्फ डिस्ट्रेस या सिर्फ इम्पेयरमेंट, एंड का क्राइटेरिया नहीं, दोनों साथ में हो इसकी जरूरत नहीं है। कोई भी एक होगा, डिस्ट्रेस या इम्पेयरमेंट, तो ये डायग्नोसिस होगी। यहाँ पर आपको दिखाया गया है बाईं तरफ DSM-4 का TR का क्या क्राइटेरिया था PTSD डायग्नोज करने के लिए, और दाईं तरफ आप देख पा रहे हैं DSM-5 का क्या क्राइटेरिया है PTSD डायग्नोज कर पाने के लिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जो क्राइटेरिया ए था ट्रॉमा के बारे में कि कितने टाइप का हो सकता है, उसको थोड़ा सा और ब्रॉड किया गया है कि क्या क्या चीजें और इसमें शामिल हो सकती हैं। और क्राइटेरिया A2 जो पहले हुआ करता था कि उसमें क्या आपको जो सब्जेक्टिव रिएक्शंस है वो होने चाहिए, जैसे इंटेंस रिस्पॉन्स ऑफ फियर, हेल्पलेसनेस या हॉरर, ये चीजें अब हट गई हैं। ये अब रिक्वायर्ड नहीं है DSM-5 में। अगला चैप्टर है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स का।
डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में आप देखेंगे कि डीरियलाइजेशन, जिसको पहले डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर कहते थे, अब इसका नाम हो गया है डीपर्सनलाइजेशन स्लैश डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। डीएसएम 4 में ये दो सेपरेट चीजें थी, डीपर्सनलाइजेशन डिसऑर्डर अलग था, डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर अलग था। अब ये नाम इनका ज्वाइन कर दिया गया है, अब डायग्नोसिस होती है डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन डिसऑर्डर। डिसोसिएटिव फ्यूग एक स्पेसिफायर बन गया है डिसोसिएटिव एमनेशिया का। पहले डीएसएम 4 में ये सेपरेट डायग्नोसिस थी, डिसोसिएटिव एमनेशिया एक डायग्नोसिस, डिसोसिएटिव फ्यूग दूसरी डायग्नोसिस। अब डिसोसिएटिव फ्यूग एक स्पेसिफायर है, यानी डिसोसिएटिव एमनेशिया विथ डिसोसिएटिव फ्यूग, ऐसे करके डायग्नोसिस अब हो सकती है। डिसोसिएटिव एमनेशिया में क्या होता था कि इंसान भूल जाता था, कोई बहुत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट हुआ तो उसकी उसकी याददाश्त ही चली जाती थी, एमनेशिया हो जाता था उस पूरे इवेंट के लिए, जैसे ये हुआ ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा भूल भुलैया मूवी में विद्या बालन को जहां पर दिखाया है कि वो पूरा पलंग उठा लेती हैं और फिर तुरंत ही छोड़ देती हैं उसको, लेकिन उनको महसूस होता है कि कुछ तो अजीब उन्होंने किया, लेकिन उन्हें याद नहीं आता, तुरंत एमनेशिया हो जाता है उस इवेंट के लिए, क्योंकि वो ट्रॉमेटिक इवेंट था, बहुत ही इंटेंस इवेंट था, वो तुरंत भूल जाती है। तो वो कहती हैं कि मैंने कुछ अभी अजीब किया ना, मैंने क्या किया बताओ मुझे, तो उन्हें याद नहीं आता रहता है कि वो क्या किया उन्होंने, बट उन्हें ये लगता है कि हाँ कुछ अजीब तो किया। तो ये डिसोसिएटिव एमनेशिया होता है। और डिसोसिएटिव फ्यूग में क्या होता था कि एमनेशिया जब हो जाता है व्यक्ति को किसी इंसिडेंट के लिए, तो वो कभी कभी पलायन कर जाता है, किसी दूसरे शहर में ही चला गया, किसी दूसरे एरिया में चला गया, वहां जाकर रहने लगा, उसको अपना पास्ट या अपनी आइडेंटिटी पूरी भूल गई, नए नाम नए पहचान के साथ, नए जॉब के साथ, नए लोगों के बीच में रहने लग गया। तो डिसोसिएटिव फ्यूग में पूरी एक एपिसोड, पूरा एक लाइफ का पार्ट ही भूल जाता था और लोग मूव कर जाते थे फ्यूग में, मूव कर जाते, कहीं और चले जाते और वहां रहने लगते हैं। तो पहले ये दोनों सेपरेट डायग्नोसिस थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब डिसोसिएटिव एमनेशिया विथ डिसोसिएटिव फ्यूग इस तरह से डायग्नोज होता है। इसी तरह डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर डीआईडी, जो कि भूल भुलैया मूवी में दिखाया हुआ है, उसमें जो क्राइटेरिया था उसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं डायग्नोसिस के क्राइटेरिया में। पहले था कि जो आइडेंटिटी डिसरप्शन हो रहा है वो रिपोर्टेड भी हो सकता है, या मतलब पहले था कि सिर्फ वो रिपोर्टेड होना चाहिए, अब है कि रिपोर्टेड भी हो सकता है और ऑब्जर्व्ड भी हो सकता है। किसी ने रिपोर्ट किया कि हाँ इनके अंदर ये बदलाव दिखता है, किसी ने ऑब्जर्व किया, वो भी चीज देखी जाएगी। और जो भी गैप्स होते हैं रिकॉल में, क्योंकि पहले क्या होता था, आइडेंटिटी डिसोसिएट हुई, एक आइडेंटिटी से इंसान ने दूसरी आइडेंटिटी ली, तो पिछले आइडेंटिटी के साथ क्या हुआ वो भूल जाएगा, गैप आ जाएगा रिकॉल में, जो इवेंट्स हुए जब चेंजेस हो रहे थे आइडेंटिटी के बीच में। और इसमें था कि ये जो गैप्स आ रहे हैं रिकॉल में, ये ट्रॉमेटिक इंसिडेंट्स में ही हो, कि जब कुछ ट्रॉमेटिक हुआ या इंटेंस हुआ तो उसकी मेमोरी भूल जा रही है, डिसोसिएटिव एमनेशिया लाइक। लेकिन अब कर दिया गया कि नहीं, सिर्फ ट्रॉमेटिक इवेंट्स के लिए नहीं, एवरीडे लाइफ के इवेंट्स के लिए, डेली एक्टिविटीज के लिए भी ये एमनेशिया हो सकता है, या चीजें भूल सकती हैं, या गैप हो सकता है रिकॉल करने में कि क्या हुआ, किस चीज के बाद, किस घटना के बाद क्या अगली घटना हुई। तो ये नॉर्मल इंसिडेंट्स के लिए भी अब संभव है और ये क्राइटेरिया में शामिल किया गया है। यहाँ पे कल्चर को बड़ा एक फैक्टर माना गया है और फोकस इस पे किया गया है कि कुछ कल्चर्स में, जैसे भारतीय कल्चर की अगर बात कर ले, तो कुछ कल्चर्स में पैथोलॉजिकल पॉसेशन की बात होती है, कि किसी भूत वगैरह ने पकड़ लिया है, कोई पॉसेशन है किसी प्रकार का। तो इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको भी अब आइडेंटिटी डिसरप्शन का हिस्सा माना गया है, यानी डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स में जगह दी गई है, कि अगर किसी भूत प्रेत ने पकड़ लिया, इस तरह की सोच है कि उसकी वजह से आइडेंटिटी में चेंजेस आ रहे हैं, तो ये भी क्राइटेरिया माना जाएगा। तो कल्चर को यहाँ पर फैक्टर एक दिया गया है, उसको स्पेस दी गई है। अगला चैप्टर, सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। यहाँ पर आप देखें डीएसएम 4 और डीएसएम 5 में कुछ मेजर बदलाव यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। जो लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी हेल्थ को लेकर अक्सर ज्यादा एंजाइटी बनी रहती है, हेल्थ को लेकर अक्सर वो चिंता में रहते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर या परेशान रहते हैं, हालांकि कोई शारीरिक लक्षण नहीं आ रहे हैं, फिर भी वो चिंता करते रहते हैं अपनी हेल्थ को लेकर। तो इन ऐसे लोगों की एंजाइटी को डायग्नोज करने के लिए एक नई कैटेगरी, एक नया डायग्नोसिस डीएसएम 5 में बनाया गया है,
जिसका नाम है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। ये बिल्कुल नई डायग्नोसिस है, ये पहले डीएसएम के किसी वर्जन में नहीं थी। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, इलनेस को लेकर एंजाइटी बने रहना, जबकि कोई लक्षण नहीं आ रहे, कोई शारीरिक लक्षण नहीं है। अगर लक्षण हो और फिर इंसान चिंता कर रहा है तो ये काफी हद तक स्वाभाविक है कि लक्षण आ रहे हैं तो किसी को एंजाइटी होगी, कि ये किसी बड़ी बीमारी का निशानी तो नहीं है। लेकिन जब कोई लक्षण नहीं है, सब कुछ सामान्य है, फिर भी एंजाइटी बने रहना और हाई एंजाइटी बने रहना हेल्थ को लेकर कि कोई बीमारी है, तो इसको डायग्नोज करने के लिए ये नया टर्म दिया गया है, नई डायग्नोसिस आई है DSM-5 में, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इसी के साथ एक और नया डायग्नोसिस, एक नया टर्म, एक नई तरह की बीमारी की लेबलिंग जो दी गई है DSM-5 में, वो नाम है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग अदर मेडिकल कंडीशंस। पहले ये DSM-4 में उस अपेंडिक्स वाले सेक्शन में थी जहां पे था कि अदर कंडीशंस दैट मे बी अ फोकस ऑफ क्लिनिकल अटेंशन, उस सेक्शन में ये थी। अभी ये एक सेपरेट डायग्नोसिस है, यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग अदर मेडिकल कंडीशन। कई बार आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम पहले से है, सपोज कैंसर है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स और उसको खराब कर रहे हैं, उसकी ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पा रही, आप मेडिकेशन समय पे नहीं ले रहे हैं, या सिचुएशन और बिगड़ रही है, हालात और बिगड़ रहे हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी उसको और प्रभावित कर रहा है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए ये नया टर्म दिया गया है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग अदर मेडिकल कंडीशंस। कन्वर्जन डिसऑर्डर यानी फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर, DSM-4 में कन्वर्जन डिसऑर्डर जो था, उसकी क्राइटेरिया को अब चेंज किया गया है थोड़ा सा, और इसके साथ ही जो बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर था, जो पहले सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर या सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के अंतर्गत आता था, इसको यहाँ से हटा के अब ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में डाल दिया गया है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लास्ट जो हमारा पार्ट 1 है इस लेक्चर का, उसमें हमने लास्ट में ये देखा था। 6th चैप्टर है ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स। तो पहले वो सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर का पार्ट था, अब इस चैप्टर का नाम चेंज होकर सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गया है, और यहाँ से बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर या BDD हटाकर ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर नाम के चैप्टर में भेज दिया गया है। अगला चैप्टर है फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स। इस चैप्टर में पाइका एंड रुमिनेशन डिसऑर्डर, जो पहले DSM-4 TR के चैप्टर डिसऑर्डर्स यूजुअली फर्स्ट डायग्नोज इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस में हुआ करते थे, ये अब फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आ गए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पाइका में उन चीज़ों को खाने की लत होती है जो कि ईटेबल नहीं है, जो नहीं खाई जाती हैं आमतौर पर, जो ईटिंग आइटम्स नहीं है, उनको खाने की बीमारी होती है। और रूमिनेशन डिसऑर्डर में रूमिनेशन जैसे होता है कि जानवर करते हैं, गाय भैंसें जो होती हैं, जो कि पहले जल्दी-जल्दी कुछ खा लेती हैं, फिर जब वो आराम से बैठती हैं, तो पेट में से खाना वापस मुँह में लाकर उसको च्यूइंग द कड जिसको कहते हैं, चबाकर फिर से वो निगलती हैं। तो वो उस तरह का रूमिनेशन की टेंडेंसी होती है, पेट से खाना फिर मुँह में लाकर उसको च्यू करना। तो ये सब फीडिंग एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स के अंतर्गत आता है। फीडिंग डिसऑर्डर ऑफ इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, इस नाम की डायग्नोसिस जो थी DSM-4 TR में, अब इसी को रीनेम करके नाम दिया गया अवॉइडेंट और रेस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, ARFID जिसको शॉर्ट में कहते हैं, अवॉइडेंट और रेस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर। तो ये कोई नया डिसऑर्डर नहीं है, पुराना नाम इसका था फीडिंग डिसऑर्डर ऑफ इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड, उसी का नाम चेंज किया गया है। कुछ बच्चों में टेंडेंसी होती है कि वो बहुत लिमिटेड रेंज की चीजें ही खाते हैं, 2-4 आइटम्स ही हैं खाने के जो वो खाएंगे, बाकी चीजों को नहीं खाते हैं। तो वही है अवॉइडेंट और रेस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर। एनोरेक्सिया नर्वोसा, आप जानते हैं कि ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर है, और इसकी क्राइटेरिया लगभग सेम ही है, जैसे DSM-4 TR में थे वैसे ही DSM-5 में है, सिवाय एक क्राइटेरिया के, जो कि फीमेल्स में जब ये डायग्नोज होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, उस समय देखा जाता था एमेनोरिया। एमेनोरिया में क्या होता है कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं फीमेल्स के, क्योंकि वेट लॉस इतना होता है, वजन इतना कम हो चुका होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा में, कि बॉडी का मैकेनिज्म है कि फर्दर ब्लड लॉस
या न्यूट्रिएंट्स उसके साथ जो लॉस होंगे उसको बचाने के लिए पीरियड्स बंद हो जाते हैं। तो ये क्राइटेरिया हुआ करता था फीमेल्स में डायग्नोस करने के लिए एनोरेक्सिया नर्वोसा, पर इस क्राइटेरिया को अब हटा दिया गया है। इसके बिना ही एनोरेक्सिया नर्वोसा अब डायग्नोस होता है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको एमेनोरिया भी हो तो डायग्नोस होगा। इसी तरह एनोरेक्सिया नर्वोसा का जो क्राइटेरियन बी था उसको और ब्रॉड किया गया है और एक्सपैंड किया गया है। उसमें पहले मेंशन था कि लोगों में जिनमें एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है या डायग्नोस करने के लिए देखा जाता था कि उनमें इंटेंस फियर होना चाहिए वेट गेन का। उन्हें बहुत ज़्यादा डर होना चाहिए कि कहीं मेरा वज़न तो नहीं बढ़ रहा, मैं मोटा या मोटी तो नहीं हो रही। ये चीज़ है अभी भी, पर इसको और ब्रॉड कर दिया गया है कि वो लगातार ऐसे बिहेवियर भी करें जो वेट गेन न होने दे। ये क्राइटेरिया में थोड़ा-सा चेंज किया गया है। इसी तरह बुलीमिया नर्वोसा जो है, उसमें एक चेंज ये आया है कि पहले था कि बुलीमिया नर्वोसा में जो बिंज ईटिंग वाला काम करते हैं पेशेंट्स, वो क्राइटेरिया कम से कम ट्वाइस पहले होना चाहिए था कि वीकली अगर हफ्ते में कम से कम 2 बार ऐसा काम वो कर रहे हैं, बिंज ईटिंग कर रहे हैं, तो बुलिमिया नर्वोसा का एक क्राइटेरिया पूरा होता था। लेकिन अब इसको वंस पर वीक कर दिया गया है। ट्वाइस की जगह वंस पर वीक कर दिया गया कि एक बार भी होगा तो ये डायग्नोसिस होगी। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर, पहले बिंज ईटिंग एक सिर्फ सिम्पटम हुआ करता था, पर बिंज ईटिंग डिसऑर्डर एक नई डायग्नोसिस है जो कि DSM-5 में एक डिसऑर्डर के रूप में आइडेंटिफाई की गई है। पहले DSM-4 TR में ये अपेंडिक्स सेक्शन में थी कि फ्यूचर पे इस पर सोचा जाएगा, और फिर सोचकर उसको DSM-5 में एक कंप्लीट डिसऑर्डर मान लिया गया है। क्राइटेरिया इसका वही है जैसा बिंज ईटिंग के लिए है कि कम से कम एक बार बिंज ईटिंग व्यक्ति करता हो वीकली, और ये पैटर्न उसका पिछले 3 मंथ से चल रहा हो। 11th चैप्टर एलिमिनेशन डिसऑर्डर। ये पहले जो अब न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का चैप्टर 1 है, उसमें ये हुआ करता था एलिमिनेशन डिसऑर्डर, क्योंकि बच्चों में अक्सर ये पाया जाता है, पर इसको अब सेपरेट चैप्टर बना दिया गया है। और इसमें मुख्य रूप से 2 डिसऑर्डर आते हैं, एनकोप्रेसिस और एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस यूरिन के पैसेज से संबंधित डिसऑर्डर है कि यूरिन को कैसे एलिमिनेट करना है, सही जगह पे अप्रोप्रिएटली कैसे करना है, वो नहीं करते हैं लोग, उसका डिसऑर्डर है। और एनकोप्रेसिस में है वही चीज स्टूल के पैसेज के लिए। अगले चैप्टर 12 स्लीप वेक डिसऑर्डर्स में DSM-5 ने स्लीप डिसऑर्डर रिलेटेड टू अनदर मेडिकल डिसऑर्डर एंड स्लीप डिसऑर्डर रिलेटेड टू जनरल मेडिकल कंडीशन, ये 2 डायग्नोसिस को हटा दिया है। पहले प्राइमरी इंसोम्निया की जो डायग्नोसिस हुआ करती थी, उसको अब कर दिया है इंसोम्निया डिसऑर्डर, ताकि प्राइमरी इंसोम्निया और सेकेंडरी इंसोम्निया में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं रह गई है, अब खत्म कर दिया है। अब एक ही डायग्नोसिस होती है इंसोम्निया डिसऑर्डर, प्राइमरी और सेकेंडरी हटा दिया है। DSM-5 नार्कोलेप्सी और दूसरे जो फॉर्म्स हैं हाइपरसोम्नोलेंस के, यानी बहुत नींद आने के, उसको हाइपरसोम्नोलेंस डिसऑर्डर कहते हैं, उसके बीच में भी अंतर किया है। नार्कोलेप्सी को सेपरेट माना है बाकी हाइपरसोम्नोलेंस के प्रॉब्लम से। ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स, यानी नींद नहीं पूरी होना या इंटरप्ट होना ब्रीदिंग की समस्या की वजह से, सांस लेने की समस्याओं की वजह से, इसको 3 सेपरेट कैटेगरीज में बांटा है। एक है इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, दूसरा सेंट्रल स्लीप एपनिया, और तीसरा स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन। ये 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में क्या होता है कि जब सांस लेने में दिक्कत होने लगे नींद के टाइम, जैसे लोगों को खर्राटे आते हैं, तो उनका जो पैसेज है एयर फ्लो का वो ब्लॉक हो जाता है, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है और नींद टूटती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में वो आएगा। सेंट्रल स्लीप एपनिया यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपके ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में कहीं कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है, ब्रीदिंग इंटरप्ट हो जा रही है और नींद में दिक्कतें आ रही हैं, वो सेंट्रल स्लीप एपनिया हो गया। और स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन यानी नींद के समय अगर हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है, आपका वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बॉडी में ज्यादा हो जा रही है सांस की दिक्कत की वजह से, सांस सही से नहीं ले पाने की वजह से, जिसकी वजह से नींद टूट रही है, प्रॉपर नींद नहीं हो पा रही है, तो वो स्लीप रिलेटेड हाइपोवेंटिलेशन हो गया। तो ये तीनों ही ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स के अंतर्गत है।
सर्केडियन रिदम स्लीप वेक डिसऑर्डर्स, इनको ब्रॉड किया गया है। इसमें एडवांस्ड स्लीप फेज टाइप और इररेगुलर स्लीप वेक टाइप डाला गया है और जेट लैग टाइप हटा लिया गया है। जेट लैग टाइप DSM-4 TR में था कि जेट लैग की वजह से जब स्लीप की प्रॉब्लम्स होती हैं, पर उसको हटा लिया गया है। उसकी जगह दो अलग चीजें डाली गई हैं। एडवांस्ड स्लीप फेज टाइप, यानी जब आपका स्लीपिंग फेज एडवांस हो जाता है, और जो शायद इस वजह से डाला गया होगा क्योंकि आजकल स्मार्टफ़ोन्स के टाइम में ये चीज़ें बढ़ भी गई हैं कि जो व्यक्ति 10 या 11 बजे सोया करता था, वो 1 या 2 बजे सोने जा रहा है। तो स्लीप फ़ेज़ या स्लीप साइकिल जो आपका था, वो एडवांस हो गया मतलब टाइम उसका बढ़ गया, लेटर और हो गया। और इर्रेगुलर स्लीप वेक टाइप कि आपका कुछ फिक्स नहीं है कि आप कब सोने जाएँगे, कब उठेंगे। अलग-अलग दिन, अलग-अलग समय, अलग-अलग पैटर्न है। कभी किसी समय सोने जा रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, इस तरह का डिफरेंट। तो इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने में आ रही हैं, शायद इस वजह से DSM-5 में ये 2 चीज़ें ऐड की गई हैं। रैपिड आई मूवमेंट स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, यानी रेम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, जो आपके सपनों वाला फ़ेज़ होता है, रेम स्लीप वाला साइकिल, और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, ये दोनों अब इंडिपेंडेंट डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में हैं, यानी सेपरेट डायग्नोसिस इन दोनों की अब हो सकती है। सेक्सुअल डिसफंक्शंस, चैप्टर नंबर 13। सेक्सुअल डिसफंक्शन में जो जेंडर स्पेसिफिक सेक्सुअल डिसफंक्शंस बताए गए हैं और विमेन की सेक्सुअल डिजायर और अराउजल को लेके जो डिसऑर्डर्स है, उसको कंबाइन कर दिया गया है एक डिसऑर्डर में। नाम उसका रखा गया फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट और अराउजल डिसऑर्डर। ये सारे सेक्सुअल डिसफंक्शंस जो हैं, सिवाय सब्सटेंस और मेडिकेशन इंड्यूस्ड सेक्सुअल डिसफंक्शन, अदर स्पेसिफाइड सेक्सुअल डिसफंक्शन और अनस्पेसिफाइड सेक्सुअल डिसफंक्शन के, इसके अलावा जो भी और तरह के सेक्सुअल डिसफंक्शंस बताए गए हैं, उन सब में एक मिनिमम ड्यूरेशन अब चाहिए कि कम से कम ये प्रॉब्लम्स 6 महीने रही हो। ये इसलिए कर दिया गया ताकि कभी-कभी लाइफ में कुछ टेम्परेरी चेंजेस होते हैं, किसी कोई खास इवेंट की वजह से एंग्जायटी है व्यक्ति में और उसकी वजह से सेक्सुअल इंटरेस्ट उसका डाउन हो रहा है या दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि उतने की वजह से उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन डायग्नोज हो जाए, कि एक डिसऑर्डर है इसको। इसलिए उतना ड्यूरेशन रखा गया 6 महीने का, कि एटलीस्ट 6 मंथ्स तक ये प्रॉब्लम्स अगर कंटिन्यू कर रही हैं, तो उसके बाद ये डायग्नोसिस दी जाएगी। वेजिनिस्मस और डिस्पेरियूनिया, ये दोनों को अब मर्ज कर दिया गया है जेनिटोपेल्विक पेन और पेनिट्रेशन डिसऑर्डर के नाम से, क्योंकि ये दोनों काफी सिमिलर है, यानी पेनिट्रेशन की वजह से दर्द महसूस होना, ये वाला फैक्टर था। तो ये काफी सिमिलर तरह के ही हैं दोनों, तो उसको इसीलिए एक डायग्नोसिस में मर्ज कर दिया गया। अब सेपरेट नहीं दिया जाता इनका। अब ये हो गया जेनिटोपेल्विक पेन और पेनिट्रेशन डिसऑर्डर। एक डायग्नोसिस थी DSM-4 TR में सेक्सुअल एवर्जन डिसऑर्डर, कि सेक्सुअल इंटरेस्ट ही नहीं हो व्यक्ति को, अवॉइड करता है, एवर्स है उससे। तो ये कैटेगरी बहुत कम यूज होती थी, ये डायग्नोसिस बहुत ही रेयरली यूज हो पाती थी, तो उसको यूजफुल नहीं माना गया और इसलिए DSM-5 में से रखा ही नहीं गया है, इसे डिलीट कर दिया गया है। और सेक्सुअल डिसफंक्शंस की अब दो सब टाइप्स मिलते हैं, लाइफ लॉन्ग वर्सेस एक्वायर्ड और जनरलाइज्ड वर्सेस सिचुएशनल। यानी सेक्सुअल डिसफंक्शन आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि लाइफ लॉन्ग रहा है इस व्यक्ति को, या अक्वायर्ड है, सीखा हुआ है, लर्न्ड बिहेवियर है, या जनरलाइज्ड है और या सिचुएशनल। जनरलाइज मतलब हर सिचुएशन में उसको सेक्सुअल डिसफंक्शन है, या किसी खास तरह की सिचुएशन में उस तरह का डिसफंक्शन दिखता है और वैसे नहीं होता है। तो यही दो अब सब टाइप्स इसके रह गए हैं। चैप्टर 14, जेंडर डिस्फोरिया। जेंडर डिस्फोरिया एक नया डायग्नोस्टिक क्लास है और इसको DSM-4 TR के चैप्टर सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर से लिया गया है। इसमें पहले जो क्राइटेरियन ए था क्रॉस जेंडर आइडेंटिफिकेशन और क्राइटेरियन बी था एवर्जन टुवर्ड्स वंसेस जेंडर, इनको कंबाइन कर दिया गया है अब, क्योंकि दोनों को सेपरेट करने के लिए कोई सबूत नहीं थे कि कैसे ये दोनों क्राइटेरिया अलग अलग हैं, कि आप दूसरे जेंडर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं और अपने जेंडर से आपको नफरत है, एवर्जन है, या अपने लिए सही नहीं मानते, ये सिमिलर तरह के ही थे, तो इन्हें कंबाइन कर दिया गया है। और जो इसमें वर्डिंग थी द अदर सेक्स, उसको द अदर जेंडर से रिप्लेस कर दिया गया है और इस पूरे ही चैप्टर में जेंडर वर्ड यूज किया गया है सेक्स की जगह,
क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति जो एक पर्टिकुलर सेक्स में बॉर्न है, लेकिन वो खुद को दूसरे सेक्स का समझता है, तो एक्चुअली वो जेंडर की आइडेंटिटी है कि आप खुद को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। वो सोशल कॉन्सेप्ट है कि आप बॉर्न जिस भी सेक्सुअल ऑर्गन्स के साथ हुए हो, लेकिन आप खुद को क्या फील करते हैं एज अ मेल और अ फीमेल। तो वो सोशल कॉन्सेप्ट है, तो इसलिए सेक्स की जगह जेंडर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही बच्चों में ये आइडेंटिफाई करने के लिए पहले क्राइटेरिया हुआ करता था कि रिपीटेडली स्टेटेड डिजायर टू बी द अदर सेक्स, कि मतलब बच्चा बार बार भी डिजायर व्यक्त करे, अपनी इच्छा जाहिर करे कि मैं दूसरे सेक्स का होना चाहता हूँ। जैसे लड़की है तो कहे कि नहीं, मैं लड़का होना चाहता हूँ। पर इसको चेंज करके अब क्राइटेरिया कर दिया गया स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी ऑफ द अदर जेंडर। तो सेक्स तो रिप्लेस हुआ ही है जेंडर से, और स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी ऑफ द अदर जेंडर किया गया रिपीटेडली स्टेटेड डिजायर की जगह। क्योंकि ये माना गया कि कुछ बच्चे जो ऐसे कोएर्सिव एनवायरनमेंट में रहते हैं जहां उनको डर लगता है पेरेंट्स के सामने कुछ बोलने में या अपनी बात एक्सप्रेस करने में, वहां वो स्टेट करे अपनी डिजायर बार बार, ये शायद पॉसिबल ना हो, पर एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग डिजायर होनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया में थोड़ा बदलाव किया गया है। बच्चों में जेंडर डिस्फोरिया का क्राइटेरियन A1, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू बी ऑफ द अदर जेंडर और एन इंसिस्टेंस दैट वन इज द अदर जेंडर। मतलब कि बच्चा या तो स्ट्रॉन्ग डिजायर रखे कि मैं दूसरे जेंडर का हो जाऊं, या बार बार इंसिस्ट करे कि मैं हूं दूसरे जेंडर का। ये क्राइटेरिया अब जरूरी है, नेसेसरी क्राइटेरिया। पर्याप्त नहीं है डायग्नोसिस के लिए, सफिशिएंट नहीं है। सिर्फ एक इस क्राइटेरिया के मिलने से हम डायग्नोज नहीं कर देंगे कि बच्चे को जेंडर डिस्फोरिया है, लेकिन ये नेसेसरी क्राइटेरिया, इसके बिना डायग्नोज नहीं होगा। एक पोस्ट ट्रांजिशन स्पेसिफायर भी ऐड किया गया है उन लोगों के लिए जो सेक्स चेंज ऑपरेशंस कराते हैं या मेडिकल प्रोसीजर कराते हैं या हार्मोन थेरेपी वगैरह कराते हैं नए जेंडर का बनने के लिए। तो उसमें पोस्ट ट्रांजिशन स्पेसिफायर किया गया कि जेंडर डिस्फोरिया कब फील हो रहा है, क्या ट्रांजिशन के बाद महसूस हो रहा है उनको ये लक्षण आ रहे हैं। उसके लिए ये पोस्ट ट्रांजिशन स्पेसिफायर भी इसमें डाला गया है। अगला चैप्टर, चैप्टर 15 है डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर्स। DSM-4 TR में इस चैप्टर का नाम था इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर्स नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। अब ये सेपरेट चैप्टर है डिसरप्टिव इम्पल्स कंट्रोल एंड कंडक्ट डिसऑर्डर के नाम से, जिसमें ये डिसऑर्डर्स आते हैं: अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर, इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर, कंडक्ट डिसऑर्डर, एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, पायरोमेनिया और क्लेप्टोमेनिया। DSM-4 TR में पहले कंडीशन थी कि जब कंडक्ट डिसऑर्डर का क्राइटेरिया बच्चे के लिए नहीं मीट हो, तो ही अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर की डायग्नोसिस दी जा सकती थी। पर ये एक्सक्लूजन DSM-5 में हटा दिया गया है। अब ऐसा नहीं है कि कंडक्ट डिसऑर्डर पहले हमें चेक करना होगा और उसकी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रही है तो ही फिर अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर की डायग्नोसिस दी जा सकती है। ये कंडीशन अब नहीं है। DSM-4 TR में इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर के लिए ये रिक्वायर्ड था कि बच्चा किसी तरह से फिजिकल एग्रेशन शो करे, शारीरिक तौर पे आक्रामकता दिखाए। लेकिन DSM-5 में इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। इसमें अब शारीरिक रूप से आक्रामकता तो है ही, इसके अलावा अब ये भी डाल दिया गया है कि नॉन इंजूरियस फिजिकल एग्रेशन, मतलब शारीरिक तौर से आक्रामकता दिखा रहा है पर जिसमें कोई चोट या हानि नहीं पहुंच रही हो किसी को। और साथ ही वर्बल एग्रेशन भी, यानी सिर्फ फिजिकल एग्रेशन या शारीरिक तौर पर आक्रामकता नहीं, अगर शाब्दिक तौर पर आक्रामकता दिखा रहा है तो भी इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर की डायग्नोसिस के लिए वो माना जाएगा। इसके अलावा एक मिनिमम एज निर्धारित कर दी गई है 6 साल की या उसके बराबर का डेवलपमेंटल लेवल हो बच्चे का, तो ही डायग्नोज होगा इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट चैप्टर है सब्सटेंस रिलेटेड एंड एडिक्टिव डिसऑर्डर्स। इसमें DSM-4 TR में जो भी डायग्नोसिस थे वो सारे हैं। साथ ही इसमें एक नया एडिशन हुआ है। नया एडिशन ये है कि इसमें गैम्बलिंग डिसऑर्डर ऐड किया गया है। जुआ खेलने की जो लत होती है, गैम्बलिंग की लत, तो उसके बेसिस पे गैम्बलिंग डिसऑर्डर एक ऐड किया गया है। DSM-4 TR में अब्यूज, यानी ड्रग्स का अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज और सब्सटेंस डिपेंडेंस, ये दो सेपरेट कॉन्सेप्ट्स थे।
पर इनको अब मर्ज कर दिया गया DSM-5 में, क्योंकि ये माना गया कि अब्यूज और डिपेंडेंस काफ़ी ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट्स हैं और इसमें डिफरेंशिएट करना बहुत ही क्लियर डिस्टिंक्शन कोई ऐसा है नहीं, कंफ्यूज करता है लोगों को, यूज भी नहीं है कुछ उसका, उसकी वजह से कोई सेपरेट ट्रीटमेंट करनी हो या कुछ और उसका फायदा हो इस तरह का डिफरेंशिएशन करने से, तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया। तो इसलिए अब्यूज और डिपेंडेंस को सिंगल मर्ज कर दिया गया है सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर के नाम पर। पहले एक क्राइटेरिया हुआ करती थी रिकरेंट सब्सटेंस रिलेटेड लीगल प्रॉब्लम्स, यानी कानूनी परेशानियां भी व्यक्ति को झेलनी पड़ती हो सब्सटेंस यूज जो करता है बार बार उसकी वजह से, पर ये क्राइटेरिया अब हटा दिया गया है। डायग्नोसिस के लिए इसकी जगह एक नया क्राइटेरिया डाला गया है क्रेविंग का, यानी स्ट्रॉन्ग डिजायर टू यूज अ सब्सटेंस। क्रेविंग होती है व्यक्ति को जब कोई चीज नहीं मिलती है, कोई ड्रग जिसका वो जिसकी लत है उसको, तो ये क्राइटेरिया ऐड हुआ है। DSM-4 TR में अपेंडिक्स बी में जो डिसऑर्डर्स थे कि फ्यूचर में सोचा जाएगा इसको डालने के लिए, यानी क्राइटेरिया सेट्स एंड एक्सेस प्रोवाइडेड फॉर फर्दर स्टडी, इसके अंतर्गत दो डिसऑर्डर्स मेंशन थे, कैफीन विड्रॉल और कैनबिस विड्रॉल। तो कैफीन विड्रॉल और कैनबिस विड्रॉल ये दो नए डायग्नोसिस अब दिए गए हैं DSM-5 में। तो किसी व्यक्ति को कैफीन विड्रॉल या कैनबिस विड्रॉल की डायग्नोसिस अब दी जा सकती है। अगला चैप्टर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स। DSM-4 TR में डिमेंशिया और एमनेस्टिक डिसऑर्डर ये दो डायग्नोसिस हुआ करती थी। अब इनको एक नए डायग्नोसिस के अंतर्गत डाल दिया गया है मेजर न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर के अंतर्गत। और DSM-5 ये मानता है कि कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो बहुत सीवियर ना हो, जैसे माइल्ड न्यूरो कॉग्निटिव डिसऑर्डर, तो इस तरह का भी पाया जाता है लोगों में कि माइल्ड लेवल का न्यूरोकॉग्निटिव डिसफंक्शन या डिसऑर्डर हो, तो ये एक नई डायग्नोसिस अब हो गई है माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर। इसमें वो सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कॉग्निटिवली दिक्कत कर रही हैं किसी व्यक्ति के लिए, वो बहुत डिसेबलिंग नहीं है, यानी मे बी डेली एक्टिविटीज व्यक्ति आराम से कर भी पा रहा हो, लेकिन फिर भी वो फोकस होनी चाहिए और उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए। उनको माइल्ड न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर नाम से एक नई डायग्नोसिस दे दी गई है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के बारे में बड़ी खास बात है कि पहले DSM-4 TR में ये एक्सिस 2 पर कोड होता था मेंटल मेंटल रिटार्डेशन के साथ में, लेकिन क्योंकि अब एक्सिस सिस्टम खत्म हो गया है DSM-5 में, तो ये क्राइटेरिया जो भी इसमें है वो चेंज तो नहीं हुआ है, बस एक्सेस पे कोड नहीं होता ये, पर अपना सेपरेट चैप्टर है इसका, चैप्टर नंबर 18। और DSM का जो क्राइटेरिया था DSM-4 TR में, यानी 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जिनको 3 क्लस्टर्स में बांटा गया था। पहले क्लस्टर में 3 डिसऑर्डर्स को, दूसरे में 4 और क्लस्टर सी में फिर से 3 डिसऑर्डर। ये सेम क्राइटेरिया बिल्कुल रखा हुआ है, जबकि DSM-5 के लिए प्रपोज था 25 तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स, पर उस पर सहमति नहीं बन पाई टास्क फोर्स के मेंबर्स की, और उसको सेक्शन 3 में डाल दिया गया है DSM-5 के, जिसमें आप जानते हैं कि फ्यूचर कंसिडरेशन के लिए कुछ डिसऑर्डर्स रखे हुए हैं, जो अभी तो उनको डिसऑर्डर का स्टेटस नहीं दिया गया या वो चेंजेस नहीं लागू किए गए, पर DSM के आगे के वर्जन्स में वो डाले जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और थोड़े बहुत चेंजेस जो इसमें हुए हैं वो ये है कि पर्सनैलिटी चेंज ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, ये DSM-5 के चैप्टर में था डेलीरियम डिमेंशिया एमनेस्टिक एंड अदर कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स में। तो ये पर्सनैलिटी चेंज ड्यू टू अनदर मेडिकल कंडीशन, ये वहां से हटाकर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंतर्गत अपलाया गया है। चैप्टर 19 पैराफिलिक डिसऑर्डर्स। पैराफिलिक डिसऑर्डर्स यानी सेक्सुअली अराउजिंग या सेक्सुअल अराउजल फील करना वैसी चीजों से जो कि नेचुरल अराउजल के अलावा, मतलब एटिपिकल पैटर्न्स ऑफ सेक्सुअल अराउजल, वैसी चीजों से अराउजल फील करना जो नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं, किसी सामान से, बच्चों से, नॉन कंसेंटिंग व्यक्ति से, किसी को सफर कराना, ह्यूमिलिएट करना, उससे सेक्सुअल अराउजल फील करना, इस तरह की चीजें पैराफिलिक डिसऑर्डर्स में आती हैं। पैराफिलिक डिसऑर्डर्स पहले DSM-4 TR में सेक्सुअल एंड जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर के अंतर्गत थे।
DSM-5 में ये एक सेपरेट चैप्टर है पैराफिलिक डिसऑर्डर्स का। DSM-5 में इन 19 मेन चैप्टर्स के अलावा 20वां सेक्शन अदर कंडीशंस का है, जिसमें वो सारे डिसऑर्डर्स या प्रॉब्लम्स आती हैं जिनको 19 चैप्टर्स में क्लासिफाई नहीं किया जा सका, जैसे मेडिकेशन इंड्यूस्ड मूवमेंट डिसऑर्डर्स एंड अदर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मेडिकेशन। इसके अलावा कुछ वैसी भी कंडीशंस हैं दैट शुड बी अ फोकस ऑफ क्लिनिकल अटेंशन, ये चीजें इसमें डाली गई हैं। इसी के साथ कंडीशंस फॉर फर्दर स्टडी, जैसा कि DSM-4 TR में अपेंडिक्स सेक्शन था जिसमें वो कंडीशंस थी जो फ्यूचर में कंसिडर की जा सकती हैं एक डिसऑर्डर का नाम देने के लिए, वैसे ही कंडीशंस फॉर फर्दर स्टडी के नाम से सेक्शन 3 जो है DSM-5 का, उसमें कुछ डिसऑर्डर्स हैं जिस पर अभी तो सहमति नहीं बन पाई कि उनको डिसऑर्डर का दर्जा दिया जाए DSM-5 में, पर आगे के वर्जन्स में ये सोचा जा सकता है कि उनको डिसऑर्डर बनाया जाए या नहीं। इनमें DSM-5 में जो प्रपोज्ड डिसऑर्डर्स हैं वो है एटेन्युएटेड साइकोसिस सिंड्रोम, परसिस्टेंट कॉम्प्लेक्स bereavement डिसऑर्डर और इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर। अब क्योंकि आप जानते हैं DSM-5 TR आ चुका है पिछले ही साल 2022 में, तो इन तीनों में से एक डिसऑर्डर को कंसिडर किया गया एक फुल फ्लेज्ड डायग्नोसिस बनाने के लिए, और DSM-5 TR में अब एक डायग्नोसिस है परसिस्टेंट ग्रीफ डिसऑर्डर के नाम से, जो परसिस्टेंट कॉम्प्लेक्स bereavement डिसऑर्डर ही है, उसका नाम बदल दिया गया है और इसको अब फुल डायग्नोसिस का दर्जा दे दिया गया है परसिस्टेंट ग्रीफ डिसऑर्डर के नाम से। एक दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज जो DSM-4 TR से DSM-5 में आप देखेंगे, अनदर मेडिकल कंडीशन। आपको ध्यान होगा कि DSM-4 TR में जब भी आप क्राइटेरिया पढ़ते थे किसी भी डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए, तो उसमें एक डिसऑर्डर का डायग्नोसिस का क्राइटेरिया जरूर ये होता था कि इट शुड नॉट बी या सिम्टम्स शुड नॉट बी ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन, यानी कोई और मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से वो लक्षण ना आ रहे हो, इस तरह का एक क्राइटेरिया हुआ करता था। जब भी हम किसी मेंटल डिसऑर्डर की डायग्नोसिस करते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना होता है कि जो लक्षण आ रहे हैं वो किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से न आ रहे हों। तो इसके लिए जो टर्म यूज होता था DSM-4 TR में वो था जनरल मेडिकल कंडीशन। इसी को चेंज करके अब DSM-5 में इसके लिए वर्डिंग है अनदर मेडिकल कंडीशन। ये चेंज करने के पीछे कारण ये था कि जब हम कहते हैं जनरल मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो रहा हो, वो लक्षण जनरल मेडिकल कंडीशन की वजह से ना आ रहे हो, तो ये कहने में कहीं ना कहीं ये बात साबित हो रही है या छुपी हुई है कि जो मेंटल प्रॉब्लम्स है या मेंटल डिसऑर्डर्स है उसको हम मेडिकल मान ही नहीं रहे हैं, यानी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स मान ही नहीं रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो तो कहा जाए। इसी वजह से DSM-5 में शब्द चेंज कर दिया गया अनदर मेडिकल कंडीशन, यानी किसी और मेडिकल कंडीशन की वजह से ना हो रहा हो, यानी इसमें बात साबित हो रही है कि मेंटल प्रॉब्लम्स भी मेडिकल कंडीशंस ही हैं, उसका भी फिजिकल कॉज हो सकता है। तो इसलिए जनरल मेडिकल कंडीशन को अब अनदर मेडिकल कंडीशन कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो नए डिसऑर्डर्स इंक्लूड हुए हैं DSM-5 में, उनके कोड्स के साथ, और जो 5 एक्सिस सिस्टम में भी चेंजेस हुए हैं DSM-4 से लेके DSM-5 में, ये ब्रीफ में यहाँ पर दिखाया गया है फिर से। तो इस वीडियो और इसके पार्ट 1 वाले वीडियो में मिलाकर आपने देखा कि DSM-4 TR से DSM-5 में क्या मुख्य परिवर्तन हुए हैं। धन्यवाद।